Good evening, everyone. वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, तो दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सुपरपोजिशन मेथड। क्योंकि मैंने आपको बताया गेट में आपको मैक्सिमम सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाने हैं, राइट? तो उसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चंस में स्लोप डिफ्लेक्शन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स का ना जो अभी तक हम लोगों ने देखा था वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग इस लेक्चर में हम जो करने वाले हैं ना उसी से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, आप लोगों को पता था ना कि क्लास है 7 PM पे? कोई सरप्राइज तो नहीं था? क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था, है ना? यस। चलो, गुड इवनिंग बेटा। तो हमने डबल इंटीग्रेशन एंड मैकॉलेज मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। हमने उसका दो चार क्वेश्चन एग्जांपल भी देख लिया, फिर मोमेंट एरिया मेथड भी पढ़ लिया, उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लिए। लेकिन मैंने आपको बताया एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि आप इनमें से कोई मेथड यूज करोगे। मैक्सिमम टाइम आप डायरेक्ट फॉर्मूले में यानी कि सुपरपोजिशन मेथड से बनाओगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां आप ये मेथड लगाओगे, स्ट्रेन एनर्जी या कास्टिग्लियानोस थ्योरम। अब ये वाला जो मेथड है ना, ये हम लोग एनर्जी मेथड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे जो हम कल पढ़ने वाले हैं। कल हम एनर्जी मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन देखेंगे और कास्टिग्लियानोस थ्योरम देखेंगे। ओके, तो उसको मैंने एक कंप्लीट चैप्टर बनाया हुआ है। आज हम सुपरपोजिशन मेथड देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इस लेक्चर में सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, आपको ना कुछ जनरल केसेस के डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाने वाला हूं। देखिए, आपको हर केस का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, जनरल केसेस हैं, उनके आपको थीटा मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम के फॉर्मूले याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों को यूज करके और सुपरपोजिशन मेथड लगा के हम प्रॉब्लम को डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोगों को सारे गेट के पीवाईक्यूज के नोट्स, क्वेश्चंस एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी और बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेंगी। तो आप लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के हर टॉपिक के मिलने लगे हैं, उनके पूरे पूरे वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2023 तक के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, आपको 2023 तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और सबका एकदम एरर फ्री सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें गेट वाले गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स टू ऑल मिल जाता है। हमने इवन उन क्वेश्चंस को भी कवर किया है और हमने ये भी बताया है कि मार्क्स टू ऑल क्यों मिला, गेट ने क्या गड़बड़ की, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्टार्ट करें। हम चाहते हैं कि बेटा आप लोग है ना ये सारा कंटेंट जो है वो बहुत जबरदस्त यूज करो, इनको यूज करो, प्रैक्टिस करो और महारत हासिल कर लो। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ जनरल केसेस के फॉर्मूले देखेंगे। तो आप चाहो ना तो आप नोटबुक में ये नोट करते जाओ, क्योंकि आज की क्लास में हमें ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो आप चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन अभी से ही आपको, वैसे तो मेरे हिसाब से आप नोट करो, क्योंकि ना इन फॉर्मूलों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप लिखते जाओ। जितने बार आप इनको लिखोगे
उतना आपके दिमाग में ये बैठता जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इन फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक बता दो, उनको याद करने की ट्रिक बता दो। मैं आपको बता दूं बेटा, ये सब ट्रिक ना फालतू की होती है, एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। आपको अगर फॉर्मूले याद करने हैं तो लिख लिख के याद करो, उससे बेहतर तरीका नहीं है कुछ। ओके, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा, आपने अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, अगर किसी क्वेश्चन में गलती है और मार्क्स टू ऑल होता है तो वो मार्क्स टू ऑल जाता है, ठीक है, उसका मतलब ही वही है, मार्क्स टू ऑल, समझे। चलो, तो बेटा ये कुछ कंडीशंस हैं, जनरल केसेस हैं, जिनके आपको थीटा मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम के फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, जिसमें से 4 केसेस आप देख सकते हो कैंटिलीवर बीम के हैं और 2 केसेस सिंपली सपोर्टेड बीम के हैं। ओके, अब कैंटिलीवर बीम में सबसे पहला केस है कैंटिलीवर बीम विद अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। अब देखो, कैंटिलीवर बीम में कैसा भी लोड लग रहा हो, कहीं भी लोड लग रहा हो, थीटा मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम दोनों हमेशा फ्री एंड पे ही मिलता है। कोई भी लोड लग रहा हो, कहीं भी लग रहा हो, आपको थीटा मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम हमेशा फ्री एंड पे मिलता है ना। तो थीटा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है इस केस में? थीटा मैक्सिमम इन दिस केस इज इक्वल टू WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI। मेरे साथ लिखते जाइए, जितना आप लिखेंगे उतना ये याद होगा। ओके, और y मैक्सिमम क्या होता है? y मैक्सिमम इज इक्वल टू WL क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI। अगेन मैं बोल दूं भाई बेटा, कोई ट्रिक या कोई टिप्स ये सब मत मांगना। इनको याद करने के आपको ना बड़े बड़े ट्रिक्स मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े महारथियों ने बनाए हैं, बट आपको ना वो ट्रिक्स ही याद नहीं रहेंगी एग्जाम में, ना वो ट्रिक्स ही याद नहीं रहेंगी। तो ट्रिक से फॉर्मूले याद करने की बात तो दूर की बात है। चलो, तो ये हो गया आपका पहला जनरल केस। सेकेंड केस, कैंटिलीवर बीम विद UDL ओवर द एंटायर स्पान। UDL लग रहा है और पूरी स्पान में लग रहा है। थीटा मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाता है WL क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI और y मैक्सिमम हो जाता है WL टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8EI। ओके, तो ये है कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, ये सारे फॉर्मूले आप डबल इंटीग्रेशन से निकाल चुके हो, मोमेंट एरिया में भी देख चुके हो, तो फॉर्मूले तो आप किसी भी मेथड से डिराइव कर सकते हो, लेकिन एक बार जो डिराइव हो गया आप उसको आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद UVL, 0 से लेके W तक का एक UVL लग रहा है। थीटा मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? WL क्यूब डिवाइडेड बाय 24EI और y मैक्सिमम क्या हो जाता है? WL टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 30EI। लिखते जाओ दोस्त, लिखते लिखते याद होगा। ओके, तो ये 3 केसेस हो गए कैंटिलीवर बीम के। ये वाला पेज जो है मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया है। नेक्स्ट पेज में चलें। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पेज? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट केस भी कैंटिलीवर बीम का ही है। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल एट द फ्री एंड। थीटा मैक्सिमम क्या होगा? ML बाय EI और y मैक्सिमम क्या होगा? ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI। So this is cantilever beam subjected to a couple at the free end. Okay? तो ये 4 केसेस हो गए आपके कैंटिलीवर बीम के। अब इसके बाद के जो 2 केसेस हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम के हैं। तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट द सेंटर। अब देखिए, ये सिमेट्रिकली लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहां थीटा मैक्सिमम आएगा एंड्स पे, दोनों एंड्स पे बराबर रहेगा, और y मैक्सिमम आएगा सेंटर पे। थीटा मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाता है?
WL² डिवाइडेड बाय 16EI और Y मैक्सिमम हो जाता है WL³ डिवाइडेड बाय 48EI। Simply supported beam subjected to point load at the center। इसके बाद है simply supported beam subjected to UDL over the entire span। अगेन सिमेट्रिक लोडिंग है, थीटा मैक्सिमम एंड्स पे आएगा, वाई मैक्सिमम सेंटर पे आएगा। थीटा मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाता है WL³ डिवाइडेड बाय 24EI एंड y मैक्सिमम हो जाता है 5WL⁴ डिवाइडेड बाय 384EI। तो ये 6 केसेस हैं जिनके आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। इनके अलावा आपको और किसी केस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्लियर है ये चीज? डन है? सबने नोट डाउन कर लिया है? क्योंकि इन फॉर्मूलों को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए भाई 10 बार तो कर चुका हूं, तुम्हारा तो अभी भी हो ही नहीं रहा है, बाकी सबने 2-2 बार लिख लिया होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इन फॉर्मूलों को यूज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन वैसे हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन वाज यूज्ड इन जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को वहां भी बताया था कि सुपरपोजिशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो एक बार और सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। ओके, मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर एक W लोड भी लग रहा है, एक W फोर्स भी लग रहा है और एक कपल भी लग रहा है, और आपसे थीटा और Y की वैल्यू पूछी जा रही है। कहां पर पूछी जा रही है? फ्री एंड पे। क्यों फ्री एंड पे? क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। तो मान लीजिए आपको A पॉइंट पे थीटा और Y की वैल्यू पूछी जा रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें W की वजह से थीटा और Y निकालना आता है, M की वजह से थीटा और Y निकालना आता है, लेकिन जब दोनों एक साथ लग रहे हो तब। तो यहां काम आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर दो अलग अलग लोड लग रहे हैं एंड डिफॉर्मेशन इलास्टिक है, कैसा है? इलास्टिक है, तो हम किसी भी पॉइंट का डिफॉर्मेशन या स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए दोनों लोड्स की वजह से अलग अलग डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों को जोड़ सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपको A पॉइंट का थीटा या Y चाहिए तो आप W की वजह से अलग कैलकुलेट कर लो। एक बार आप सिर्फ W को कंसीडर करो, ठीक है, और कोई दूसरा लोड मत कंसीडर करो, सिर्फ W को कंसीडर करो एंड थीटा एंड Y निकाल लो। और एक बार आप सिर्फ M को कंसीडर करो और थीटा एंड Y निकाल लो। उसके बाद दोनों को जोड़ दो। So according to principle of superposition, this is equal to this plus this। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, ये तो ऑब्वियस है, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये तो ऑब्वियस चीज है ना, इसके लिए कोई प्रिंसिपल लिखने की क्या जरूरत है, ये तो कोई भी बता देगा, है कि नहीं? ये तो कोई भी बता देगा, राइट?
एक है ना, आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। आप मान लीजिए ये देखना चाहते हो कि किसी को 2 थप्पड़ मारने पे उसके गाल में कितना दर्द होता है, ठीक है। किसी को 2 थप्पड़ मारने पे उसके गाल में कितना दर्द होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक थप्पड़ मारने पे जितना दर्द हो रहा है, दूसरा थप्पड़ मारने पे जितना दर्द हो रहा है, दोनों को जोड़ दो, तो 2 थप्पड़ मारने पे जितना दर्द हो रहा है वो मिल जाएगा, है कि नहीं? यस। एक थप्पड़ पड़ा, दर्द हुआ, दूसरा थप्पड़ पड़ा, दर्द हुआ, दोनों को जोड़ दो तो 2 थप्पड़ मारने पे कितना दर्द हो रहा है वो मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि पहला थप्पड़ खाने के बाद गाल सूज जाएगा, है कि नहीं? कभी देखे हो? एक ना कंपटीशन होता है, यूट्यूब पे देखना, उसके वीडियोस आते हैं, काफी कंट्रोवर्शियल कंपटीशन है, उसमें लोग एक दूसरे को झापड़ मारते हैं, कौन कितनी देर तक सह सकता है, इस टाइप का कंपटीशन होता है। उसमें अगर कोई किसी को ना घुमा के एक जबरदस्त झापड़ देता है ना, उसका मुंह पूरा सूज जाता है, ठीक है। तो पहला झापड़ खाने के बाद तो मुंह सूज गया, राइट, हाँ कि ना? तो दूसरा झापड़ जब आप मार रहे हो तो फ्रेश गाल मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है ना। आप सूजे हुए गाल पे दूसरा झापड़ मार रहे हो, तो एक झापड़ मारने पे जितना दर्द हुआ, दूसरे झापड़ में मारने पे जितना दर्द हुआ, दोनों का अलग अलग मैं दर्द निकाल के जोड़ सकता हूं क्या? नहीं ना, क्योंकि जब दूसरा झापड़ पड़ रहा है तब तो गाल सूज चुका है। आप सूजे हुए गाल पे झापड़ मारोगे और ज्यादा दर्द होगा। वैसे ही यहां पर भी आप जब W लोड लगा रहे हो तो बीम डिफॉर्म हो चुकी है। अब जब आप M लगाओगे तो आपकी बीम ऑलरेडी डिफॉर्म्ड है, लेकिन आप यहां क्या अज्यूम कर ले रहे हो कि जब W लग रहा है तब भी बीम अनडिफॉर्म्ड है, मतलब गाल अभी भी फ्रेश है। जब M लग रहा है गाल अभी भी फ्रेश है, बीम अभी भी फ्रेश है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो यार, एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? कि भैया एक झापड़ पड़ने के बाद गाल सूज चुका है, दूसरा झापड़ जब पड़ रहा है तो गाल फ्रेश नहीं है, सूजा हुआ गाल है और ज्यादा लगेगी। वैसे ही यहां पे भी जब आप M लगाओगे, W ऑलरेडी इसको डिफॉर्म कर चुका होगा, है कि नहीं? बट अगर ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक है, अगर ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक है तो मेरा अजम्पशन वैलिड है कि जब M लग रहा है तो मेरी बीम कैसी है? फ्रेश है, माल अपना फ्रेश है, खराब नहीं हुआ है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है ना, इसका एक कंस्ट्रेन है। आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विद इन इलास्टिक लिमिट ही लगा सकते हो। इलास्टिक लिमिट पार हुई, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चालू हुआ, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब समझ में आया कि ये ऑब्वियस चीज नहीं है। ऐसा अपने को लगता है कि अरे ये तो ऑब्वियस है, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये ऑब्वियस नहीं है भाई, ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड एक प्रिंसिपल, एक थ्योरी है ना। चलिए, तो अब हमको करना क्या है? इफ आई वांट टू कैलकुलेट थीटा ए, then it will be equal to theta a in this case plus theta a in this case. So what is theta a in this case? WL square by 2EI. And what is theta a in this case? ML by EI. So this is the total theta a. Yes. Similarly, YA will be equal to YA in this case plus YA in this case. YA in this case is WL cube by 3EI. YA in this case is ML square by 2EI. तो ये मिल गया टोटल YA। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपको दोनों लोड की वजह से डिफॉर्मेशन सेम डायरेक्शन में मिलेगा। ये भी बीम को ऐसा बेंड करेगा, ये भी बीम को ऐसा बेंड करेगा, तो इसीलिए यहां दोनों का डिफॉर्मेशन ऐड हो रहा है।
अगर मान लीजिए मैं कपल को उल्टा लगा दूं तो ये जो है बीम को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है आपकी मर्जी है भैया, क्योंकि यहां कोई ऐसा साइन कन्वेंशन तो फिक्स नहीं है ना। तो आपकी मर्जी, किसी एक को पॉजिटिव ले लेना दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन हमारे पास नहीं है। आपकी मर्जी है, आप डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव ले लो अपवर्ड को नेगेटिव ले लो, या डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, आपकी मर्जी है। ओके, क्लियर है ये चीज। तो एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी किसी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और कपल को उल्टा कर दे। अब लोग क्या होते हैं ना, एक्साइटेड हो जाते हैं आसान सवाल देख के। हमेशा आप देखना सिली मिस्टेक्स जो है वो आसान सवालों में होती है, जो आपसे बन रहे होते हैं, ऐसे सवाल में नहीं होती है जो कठिन होते हैं। कठिन सवाल को हम लोग बड़े ध्यान से बनाते हैं, जो आसान सवाल होता है ना उसको आप एकदम एक्साइटेड होके जल्दबाजी में बनाते हो, वहीं गड़बड़ होती है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का सुपरपोजिशन लगाते टाइम कि प्लस करना है माइनस करना है। ओके, चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर एक सवाल हो जाए, एक सवाल कर लें। चलिए कर लेते हैं। फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, उन फॉर्मूलों को यूज करना है। ओके, चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए। फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप किस में निकालना है, रेडियंस में। डिफ्लेक्शन किस में निकालना है, एमएम में। एट ए ऑफ द बीम, एंड ए ऑफ द बीम, अज्यूम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको यहां एक यूडीएल दिया हुआ है और एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिया हुआ है। अब यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, यूनिट का ध्यान रखेंगे। यूनिट का ध्यान कैसे रखना है, देखिए आपको मेरा एक सजेशन है, जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं हमेशा कोशिश ये कीजिए कि कम से कम चीजों का यूनिट आपको चेंज करना पड़े। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पे ना आपको ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया है, तो आप क्या कीजिए, आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मीटर को मीटर ही रहने दीजिएगा, एमएम को भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। तो आप ना इन लेंथ्स को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 मीटर हो जाएगा और ये 0.2 मीटर हो जाएगा। टोटल लेंथ आपकी 0.3 मीटर है। ठीक है, आपको ऐसा क्यों दिया हुआ है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको टोटल लेंथ कितनी मिल रही है, 0.3 मीटर मिल रही है। ओके, चलिए अब यहां एक पॉइंट लोड लग रहा है और एक यूडीएल लग रहा है, तो आप थीटा ए कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, पॉइंट लोड की वजह से होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2EI, एंड यूडीएल की वजह से होगा डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3EI। वैल्यूज रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो W को न्यूटन और न्यूटन पर मीटर में रखना है, तो ये कैपिटल W हो गया 3 किलो न्यूटन, तो इसको मैं लग दूंगा 3000 न्यूटन। लेंथ कितनी हो गई दोस्त, 0.3 मीटर हो गई, तो ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर। EI कितना हो गया दोस्त, 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए मैंने ना फोर्स को न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर में रखा है, तो EI को मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर में रख सकता हूं। तो मेरे यूनिट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अगर आप एमएम में कन्वर्ट कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको इसको भी न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्मॉल डब्ल्यू कितना होगा, 10,000 न्यूटन पर मीटर, लेंथ 0.3, EI हो गया 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से मुझे थीटा ए मिल जाने वाला है, कितना आ रहा है 0.0675 आ रहा है क्या, पृथ्वीराज का और सूरज का तो आ रहा है, ताजिम शुभम आदित्य आप लोगों का कितना आ रहा है, शिव शंकर हर्ष कितना आ रहा है, हमारा दूसरा आदित्य नहीं दिखाई दे रहा है।
यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? मेरा क्यों अलग आ रहा है? आप लोगों ने गड़बड़ की है या मैंने गड़बड़ की है? मुझे 0.1125 मिल रहा है। अच्छा, ये WL³/6CI आएगा। सॉरी, वही मैं सोचूं कि मैंने गड़बड़ की है कि आपने गड़बड़ की है। मैंने ही गड़बड़ की थी। कितना आ रहा है? WL³/6CI ना, WL²/2EI एंड WL³/6CI, यही आएगा ना? तब भी नहीं आ रहा है यार मेरा तो। मैंने और कहाँ गड़बड़ कर दी है? मेरा तब भी 0.09 आ रहा है। आप लोगों का 0.0675 आ रहा है? इतना आ रहा है क्या? हाँ, 0.09 आ रहा है ना? हाँ वही तो यार, मेरा भी 0.09। वही मैं सोचूं, इतनी गलतियां तो मैं नहीं करता हूं, थोड़ी बहुत करता हूं, इतनी तो मैं नहीं करता हूं। 0.09 रेडियंस। यस यस। चलिए, अब डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं दोस्त। तो y at point A will be equal to WL³/3EI प्लस स्मॉल w L⁴/8EI। थोड़ा सा चेंज रहेगा इक्वेशन में, है ना? तो यहां ये हो जाएगा 3000 इंटू 0.3³/3 इंटू 2000 प्लस स्मॉल w हो गया 10,000 इंटू 0.3⁴/8 इंटू 2000। तो थोड़ा सा चेंज करके कैलकुलेशन कर लो वापस से और बता दो कितना आ रहा है। तो ये 0.3 का क्यूब हो जाएगा और नीचे 3 आएगा। ये 0.3⁴ हो जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। तो 0.0185625, कुछ ज्यादा ही एक्यूरेसी आ गई है। इतना आ रहा है क्या? वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट में गड़बड़ करोगे तो ये डेसिमल पॉइंट इधर उधर हो सकता है आपका। ओके, तो यूनिट का ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये मीटर में आ रहा है ना यार? ये मीटर में आ रहा है ना? ये मीटर में आ रहा है दोस्त। तो 18.5625 हो जाएगा ना? हम्म, 18.5625। यस। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना? कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है, ये चीज क्लियर हो चुका है सबको? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस बात का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करने के कुछ और कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को देखने हैं। ओके, खासकर कैंटिलीवर बीम्स में आपको ना सिंपली सपोर्टेड बीम पे बहुत ज्यादा घुमा के सवाल नहीं देता है। क्यों पता है? क्योंकि ना सिंपली सपोर्टेड बीम में ना अगर मैंने लोड को इधर उधर किया ना तो वो अनसिमेट्रिक लोडिंग हो जाएगी और फिर हमारे फॉर्मूले वैलिड नहीं रहेंगे।
बट कैंटिलीवर बीम में लोड को मैं इधर उधर करूंगा ना, तो मेरे फॉर्मूले में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मैं मॉडिफाई करके फॉर्मूले यूज कर सकता हूं। तो कैंटिलीवर बीम में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के फॉर्मूले यूज करके स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, भले लोड को इधर या उधर कर दिया गया हो। देखना चाहोगे? चलिए एक स्पेशल केस देखते हैं कैंटिलीवर बीम का। मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें आपको लोड फ्री एंड पे नहीं दिया हुआ है। लोड आपको कहां दिया हुआ है? लोड आपको दिया हुआ है बी पॉइंट पे। फ्री एंड पे लोड नहीं दिया है, लोड आपको दिया हुआ है कहीं और, बी पॉइंट पे दिया हुआ है। ओके, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये ए है, स्मॉल ए है, और ये डिस्टेंस स्मॉल बी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड थीटा ए एंड वाई ए। आपको क्या निकालना है? थीटा ए और वाई ए। कैसे निकाले? ध्यान से समझिए। यहां कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लोड यहां लग रहा है ना, इसको यहां ले आओ, ये उठाओ, इसको यहां ले आओ, इस लोड को यहां रखेंगे, क्या हो जाएगा? एक फोर्स आ जाएगा और एक मोमेंट आ जाएगा, है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो यार। यस, ये चीज जाहिर सी बात है, नेचुरल है, ये चीज आनी चाहिए दिमाग में। बट प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझिएगा। ओके, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको ना एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, आपको ना उससे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लीजिए एक बार है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बार है, अगर मैं आपसे इसका ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोलूं, अगर मैं आपसे इसका ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोलूं, यानी ए पॉइंट कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा? चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू सी के बराबर होगा, है ना? ए से लेके सी तक की चेंज इन लेंथ के बराबर होगा। और अगर मैं आपसे बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालने बोलूं, तो वो किसके बराबर होगा? चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू सी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन वहां से लेके फिक्स्ड एंड तक क्या हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे ए का डिफ्लेक्शन निकालना है तो पूरा ए से सी तक का चेंज इन लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सी फिक्स है। वैसे ही बी का चेंज इन लेंथ निकालना है तो मैं बी से सी तक का बार कंसीडर करूंगा, क्योंकि सी फिक्स है। तो मैं ये देख रहा हूं कि फिक्स्ड एंड के मुकाबले जो पॉइंट है वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि फिक्स्ड एंड आपका रेफरेंस हो गया है ना? जैसे वेलोसिटी भी निकालते हैं तो हम किसी ऐसी बॉडी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं जो रेस्ट पे हो, कि इसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी कितना मूव कर रही है। वही चीज यहां भी है, वही कॉन्सेप्ट आप यहां लगाइए। अगर मैं आपसे बी का डिफ्लेक्शन पूछूंगा, अगर मैं आपसे बी का डिफ्लेक्शन पूछूंगा, तो ए से बी तक क्या हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे यहां अगर मैं आपसे बी का डिफ्लेक्शन पूछ रहा हूं, तो आप बी से सी तक का बार कंसिडर कर रहे हो, ए से बी तक क्या हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। वैसे ही अगर मैं आपसे बी का डिफ्लेक्शन पूछूंगा, तो आप सिर्फ ये देखोगे कि बी से सी तक बीम में कितनी बेंडिंग हो रही है, ए से बी तक क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ए का डिफ्लेक्शन पूछूं, अगर मैं आपसे ए का डिफ्लेक्शन पूछूं, तो बेटा क्या आप ए से सी तक क्या हो रहा है ये चेक करोगे? बिल्कुल। अब ए से सी तक जब मैं बीम को कंसिडर करता हूं,
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं देखता हूं बेटा, ए से बी तक बेंडिंग मोमेंट कितना है बताना जरा। ए से बी तक बेंडिंग मोमेंट कितना है? ए से बी तक बेंडिंग मोमेंट कितना है? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम ए टू बी? 0 है। वेरी गुड, 0 है। तो इसका मतलब क्या है दोस्त? अगर ए से बी तक बेंडिंग मोमेंट 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए से बी तक बीम जो है वो नीचे जरूर जा रही है लेकिन बेंड नहीं हो रही है। नीचे जा रही है लेकिन बेंड नहीं हो रही है। मैं आपको ना करके दिखाता हूं। यह आपकी बीम है, इसको मैंने एक साइड पे पकड़ लिया और फ्री एंड पे लोड लगाया, तो ये बीम जो है वो पूरी बेंड हो रही है। देखिए पूरी बीम जो है वो बेंड हो रही है इस प्रकार से, है ना। लेकिन अगर मैं इसको एक एंड पे पकड़ लूं और दूसरे एंड पे लोड लगाऊं, तो देखिए ऐसा है क्या कि ये नीचे नहीं जाएगा? नीचे जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक बीम बेंड होगी और उसके आगे की बीम स्ट्रेट रहेगी। नीचे जाएगा, देखिए ये ऐसा नीचे जाएगा, बट मैं जहां लोड लगा रहा हूं वहां से फिक्स्ड एंड तक बीम बेंड होगी और उसके बाद की बीम स्ट्रेट रहेगी। डिफ्लेक्शन होगा, बेंडिंग नहीं होगी। यस, डिफ्लेक्शन तो होगा, बेंडिंग नहीं होगी। तो बीम किस तरीके से नीचे जा रही है दिखाऊं आपको मैं। बीम कुछ इस प्रकार से नीचे जा रही है। बी से सी तक बीम बेंड हो रही है, लेकिन ए से बी तक बीम स्ट्रेट है। बी से सी तक बीम बेंड हो रही है, बट ए से बी तक बीम क्या है? स्ट्रेट है भाई, स्ट्रेट है। ठीक है, तो यहां से यहां तक इट रिमेन्स स्ट्रेट एंड ये हो जाता है पैराबोलिक। ओके, वाई स्ट्रेट? एज देर इज नो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है ये चीज? ए से बी तक कोई बेंडिंग ही नहीं हो रही है, तो ए से बी तक ये स्ट्रेट रहेगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं इस लोड को यहां ट्रांसफर कर दूं तो फिर क्या ए से बी तक बेंडिंग मोमेंट 0 होगा? अगर मैं इस लोड को यहां ट्रांसफर कर दूं तो एक फोर्स मिलेगा और एक कपल मिलेगा, तो फिर ए से बी तक बेंडिंग मोमेंट 0 होगा? फिर क्या ए से बी तक ये स्ट्रेट रहेगा? नहीं। तो आपने तो पूरा सवाल चेंज कर दिया ना, आपने तो पूरा सवाल चेंज कर दिया। जहां सवाल में ए से बी तक ये स्ट्रेट होना चाहिए था, आपने तो इसको भी पैराबोलिक बना दिया। तो क्या आपका आंसर सही आएगा? क्या आपका आंसर सही आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं इस फोर्स को यहां ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज? आप सबको ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर आप फोर्स को ट्रांसफर करोगे तो फिर ये ए से बी तक की बीम भी बेंड होने लगेगी। ये इलास्टिक कर्व स्ट्रेट नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब हम ए का स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करें। तो ए का स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अंडरस्टैंड। ध्यान से समझना अब हम क्या करने वाले हैं। ओके, हमें क्या करना है? ए का स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। सबसे पहले आप इस बीम को बी से सी तक कंसीडर करो। कितना कंसीडर करो? सिर्फ बी से सी तक। अभी आप ए बी को भूल जाओ, ठीक है? ए बी को भूल जाओ, सिर्फ बी से सी तक कंसीडर करो। अब मुझे एक बात बताओ,
क्या आप इस केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो? बी पॉइंट का, किस पॉइंट का? बी पॉइंट का स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो? कैन यू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी? यस, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई? इसका तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिफ्लेक्शन एट बी एंड स्लोप एट बी। तो स्लोप एट बी विल बी इक्वल टू WL² बाई 2EI, यानी WB² बाई 2EI, एंड Y एट B विल बी इक्वल टू WB³ बाई 3EI। ये तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे कि सर आप A से B तक की बीम को कैसे हटा सकते हो? तो मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं B का डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूं तो मैं C के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। मेरे को बस ये देखना है कि B से C के बीच में क्या हो रहा है, AB में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, है ना? तो इसीलिए हम AB को हटा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो, अब हमारे पास B पॉइंट का स्लोप और B पॉइंट का डिफ्लेक्शन आ चुका है, लेकिन हमें क्या निकालना है? A पॉइंट का स्लोप और A पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज बेटा, B पॉइंट से लेके C पॉइंट के बीच में आपको एक कर्व मिल रहा है, लेकिन A से B तक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब A से B तक स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो आपको B पॉइंट पे स्लोप मिल रहा है, A पॉइंट का स्लोप भी वही रहेगा, हाँ कि ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। तो मैं ये बोल सकता हूं, as the elastic curve from A to B is straight, as the elastic curve from A to B is straight, theta A will be equal to theta B, हाँ कि ना? मैं बोल सकता हूं थीटा ए जो है वो थीटा बी के बराबर होगा। यस, तो जो आपने थीटा बी यहां निकाला, थीटा ए भी उतना ही होगा। अब वाई ए कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझिएगा, वाई ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? तो वाई ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहां से एक ऐसी लाइन खींच दूंगा। ओके, अब देखिए, दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज थीटा बी, which we already know. Okay, if I calculate this distance, this will be YB, है ना? ये यहां से यहां तक का जो आपको डिस्टेंस मिल रहा है ये YB के बराबर होगा ना? YB के बराबर होगा। इफ आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं, H कैलकुलेट कर लूं और H को YB से जोड़ दूं, तो मेरे को YA मिल जाएगा। देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ YA, है ना? तो H कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई? H निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? H निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसा कुछ, ये आपका H है, दिस इज थीटा बी, ये A है और ये B है ना? तो यहां आई कैन राइट tan थीटा बी इक्वल्स टू H अपॉन ए बी, है ना? tan थीटा बी इक्वल्स टू H अपॉन ए बी। इफ
थीटा बी इज वेरी स्मॉल, अगर हम मान के चलें कि बहुत छोटा डिफ्लेक्शन हो रहा है, then tan theta b will be almost equal to theta b. So I can write theta b equals to h upon ab, यानी h equals to theta b multiplied by ab, है कि नहीं? अगर मैं मान के चलूं कि बहुत छोटा डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अज्यूम करके ही चलते हैं कि जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, तो h को मैं लिख सकता हूं थीटा बी इंटू ए बी। तो अब मेरा वाई ए क्या हो जाएगा दोस्त, अब मेरा वाई ए क्या हो जाएगा, वाई ए विल बी वाई बी प्लस एच, वाई ए जो है दैट इज वाई बी प्लस एच, यानी कि वाई ए विल बी इक्वल टू वाई बी प्लस थीटा बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी। आ गया कि नहीं भाई? वाई बी का फॉर्मूला आ गया कि नहीं भाई? वाई बी का फॉर्मूला क्लियर है? तो h इज इक्वल टू थीटा बी इंटू ए बी एंड वाई ए इज वाई बी प्लस एच, तो इट विल बी वाई बी प्लस थीटा बी इंटू ए बी। ओके, तो अब हमारे पास वाई बी और थीटा बी तो ऑलरेडी है, उसका फॉर्मूला रख के हम वाई ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना ये फॉर्मूले याद रखने हैं दोस्त, ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इस केस के ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, इस केस के ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, ओके, इस केस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, वाई ए विल बी इक्वल टू वाई बी प्लस थीटा बी इंटू ए बी। तो पहले आप ए बी को भूल जाना, बी सी को कंसिडर करना और थीटा बी और वाई बी निकाल लेना, उसके बाद आप क्या लगा दोगे, वाई ए इक्वल्स टू वाई बी प्लस थीटा बी इंटू ए बी, खत्म। क्लियर है क्या? चलिए एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, किस तरीके से सवाल आ सकता है ये समझने के लिए एक सवाल करके देखें। चलिए करके देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल, फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट ए ऑफ द बीम शोन इन फिगर। Cross section of the beam is square with sides 10 mm and Young's modulus is 200 gigapascal. फटाफट से नोट कर लो दोस्त, आपको ए का स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है जिसकी साइड्स 10 mm है। इस बार E इंटू आई डायरेक्ट नहीं दिया है, खुद को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम ही ये करो, E इंटू आई कैलकुलेट कर लो, ओके, सबसे पहले ना E इंटू आई कैलकुलेट कर लो। तो आपको क्रॉस सेक्शन क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर दिया हुआ है, कितने का भैया, 10 mm बाय 10 mm, ओके। तो आई E इंटू आई कितना हो जाएगा, देखो E इंटू आई कितना हो जाएगा, E की वैल्यू है 200 गीगा पास्कल। अब हम पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग EI को किस यूनिट में कैलकुलेट करने वाले हैं, ओके। EI को हम किस यूनिट में कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या हम न्यूटन मीटर स्क्वायर में करने वाले हैं या हम न्यूटन mm स्क्वायर में करने वाले हैं। चलिए हम न्यूटन mm स्क्वायर में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं E को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 200 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। मैंने E को किस में रख दिया है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और I को मैं किस में रखूंगा, mm टू द पावर 4 में रखूंगा। इसको मैं किस में रख रहा हूं, mm टू द पावर 4 में रख रहा हूं।
तो मेरा EI जो है वो न्यूटन mm स्क्वायर में आएगा, ठीक है। 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 12। तो ये कुछ भयंकर सा वैल्यू आ रहा है दोस्त, 1666। कितने 6 हैं भाई? 2 2 4 2 6 2 8। ये आ रही है मेरी वैल्यू, है ना। एक के बाद 4 बार 8 बार 6.7 न्यूटन mm स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम सबसे पहले YB एंड थीटा भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। पहले हम YB एंड थीटा भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम YA एंड थीटा ए निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले B से C तक की बीम को कंसीडर करते हैं एंड थीटा बी और YB कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। पांच किलो न्यूटन 100 mm। तो यहां से पहले मैं थीटा बी निकाल लेता हूं। तो थीटा बी विल बी इक्वल टू WL² बाय 2EI, है ना। W की वैल्यू हो गई 5 किलो न्यूटन, तो इसको मैं 5000 न्यूटन कर देता हूं। लेंथ को मैं mm में रखूंगा और EI को मैं न्यूटन mm स्क्वायर में रखूंगा। तो एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8.7। तो यहां से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा बी। .15 रेडियंस आ रहा है क्या? 0.15 रेडियंस आ रहा है क्या थीटा बी? वेरी गुड यार, 0.15 रेडियंस आ रहा है। अब YB भी निकाल लो यार लगे हाथ। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ही चेंज करना है, WL³ बाय 3EI कर देना है। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 100³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइन 9.99 mm आ रहा है क्या यार? लगभग 10 mm आ रहा है। यस, 9.999999 मतलब लगभग 10 mm। चलिए, अब हम थीटा ए और YA निकाल सकते हैं। तो थीटा ए तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, थीटा ए विल बी इक्वल टू थीटा बी, यानी कि 0.15 रेडियंस। तो ये तो अपना ऐसे ही आ गया। और YA कैसे निकालेंगे हम? YB प्लस थीटा बी मल्टीप्लाइड बाय AB। तो YB इज 9.99, थीटा बी इज 0.15 और A से B तक की लेंथ कितनी है दोस्त? A से B तक की लेंथ है 40 mm। तो यहां से यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ YA। तो 9.9999 प्लस 0.15 इंटू 40, तो ये आ रहा है 16 mm। 16 mm आ रहा है, यस 15.99999 मतलब लगभग 16 mm। तो A पॉइंट का स्लोप 0.15 रेडियंस है और डिफ्लेक्शन 16 mm है। बहुत बेहतरीन।
बहुत बेहतरीन। चलिए, अब ये तो था पॉइंट लोड। अगर इसकी जगह कोई यूडीएल होगा या कोई कपल होगा या कोई यूवीएल होगा तो भी सवाल बन जाएगा क्या? बन जाना चाहिए, है ना? बना लोगे? चलो फिर हो जाए, तैयार रहो पोल के लिए। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व दिस वन। ओके, चैट मैं बंद कर रहा हूं। आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा YA निकालना है इसका, है ना? तो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो YA विल बी इक्वल टू हाउ मच? YA will be equal to YB प्लस थीटा बी इंटू AB। अब यहां देखो YB थीटा बी दोनों ना आप ऐसे ही निकाल सकते हो, आपको फिर वो अलग से ड्रॉ करने की जरूरत तो है नहीं। इमेजिन कर लो कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें यूडीएल लग रहा है और उसकी लेंथ कितनी है, L/2 है। ओके, अब यहां आपका कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको मैं एक ना सजेशन देता हूं। ऐसे सवाल में ना अगर आपको कैलकुलेशन टाइम बचाना है ना तो आप इमेजिन कर लो कि x इज इक्वल टू L/2 और x के टर्म्स में आप इक्वेशन निकाल लो, फिर फाइनल इक्वेशन में x को L/2 पुट कर देना सीधे। तो यहां YB कितना हो जाएगा, L/2 को मैं x ले रहा हूं ना, तो ये YB हो जाएगा आपका WX⁴ डिवाइडेड बाय 8EI प्लस थीटा भी हो जाएगा आपका WX³ बाय 6EI और A से B तक की लेंथ हो जाएगी आपकी x। मैंने x को L/2 रखा है
ताकि यहां लिख भी देता हूं ना, फॉर इजी कैलकुलेशन। ठीक है, चलो, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मेरा एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, आप L/2 रख के निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/6, 7wx⁴ डिवाइडेड बाई 24 EI। अब आप x को क्या रख दो, वापस L/2 पुट कर दो। तो इससे फायदा ये हुआ ना कि मुझे ना हर स्टेप में L/2 नहीं सॉल्व करना पड़ रहा, मैं सीधे फाइनल इक्वेशन में L/2 रख के निकाल ले रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो 7wL⁴ बाय 384 EI, 7wL⁴ बाय 384 EI, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर, है ना। कितने लोगों ने सही जवाब दिया भैया? सिर्फ 20% लोगों ने सही जवाब दिया, मात्र 20% लोगों ने सही जवाब दिया। ये क्या तरीका है भाई, क्या दिक्कत हो गई? क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे थोड़ा बताइए। इतने कम लोगों ने क्यों बनाया इसको? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? चलो, ऐसी गलतियां मत करो भाई कि L/2 भूल गए थे, L रख के बना दिए। अच्छा, टाइम निकल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। मैंने आपको बताया ना, अभी आप टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रहेगा। ओके, आपका कैलकुलेशन अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगा। तो अभी आप कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा चिंतित मत हो जाना कि अरे मेरा कैलकुलेशन बहुत खराब है, मैं कैसे करूंगा मैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और एक कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। इसमें मैं आपको पोल नहीं देता हूं, आराम से करो, अपने टाइम के हिसाब से करो। अ कैंटिलीवर बीम विथ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 5 × 10⁴ किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर इज लोडेड एज शोन इन फिगर, डिफ्लेक्शन एट द टिप ऑफ द बीम इज। तो यहां लेंथ आपको मीटर में दी हुई है, कपल आपको किलोन्यूटन मीटर में दिया है, और EI आपको किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया है। मतलब यहां यूनिट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां आपको डिफ्लेक्शन mm में पूछा है, तो आप लास्ट में जो भी आंसर आएगा ना उसको बस mm में रख देना, खत्म। ठीक है, चलो तो फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। वही फॉर्मूला रहेगा हमारा, YA = YB प्लस θB इंटू AB। अब YB कितना हो जाएगा, ml² / 2EI। B से C तक की बीम ले रहे हैं तो ml² / 2EI, तो M हो जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन मीटर, L हो गया आपका 2, और EI हो गया 5 × 10⁴। देखिए मैंने यूनिट में कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको मैं किलो न्यूटन में ही रख रहा हूं। ठीक है, अगर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में होता तो फिर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते।
चलिए थीटा भी हो जाएगा ml बाय EI, तो 20 इंटू 2/5 इंटू 10⁴। ए से बी तक की लेंथ आपकी हो गई 1 मीटर। तो यहां से YA की वैल्यू फटाफट से मिल जानी चाहिए आपको, मीटर में मिलेगी, उसको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर मिल रहा है, यानी कि 1.6 mm मिल रहा है। यस वेरी गुड यार, वेरी गुड। हर्ष क्या कर दिया भाई तुमने, 2.4 कौन खुशी में ले आए हो तुम? क्या मल्टीप्लाई कर दिए हो अपनी तरफ से? 1.6 mm, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट, कोई शंका? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सॉल्व कर लो यार, टाइम का कोई लिमिट नहीं दूंगा मैं, ठीक है? टाइमलेस पोल करता हूं मैं, तो आराम से टाइम लेके बनाएंगे, ठीक है? क्या हो गया, पोल क्रिएट नहीं हुई है क्या? पोल तो क्रिएट हो चुकी है। चलिए आप लोगों को थोड़ी सी मदद कर देता हूं मैं, आप लोगों के साथ साथ सॉल्व करता हूं मैं। तो यहां आपको ये मिल रहा है A, ये मिल रहा है B, ये मिल रहा है C। तो YA विल बी इक्वल टू YB प्लस थीटा B इंटू AB, ठीक है? अब देखिए यहां पे आपको ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ जाएगा। पहले आप 2 किलो न्यूटन की वजह से YA निकाल लीजिए, फिर आप 4 किलो न्यूटन की वजह से निकालिए। ओके, एक बार आप 2 किलो न्यूटन की वजह से निकाल लीजिए और फिर एक बार आप 4 किलो न्यूटन की वजह से निकालिए। तो जब मैं 2 किलो न्यूटन की वजह से निकालूंगा ना, तब तो मुझे कोई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं 2 किलो न्यूटन की वजह से निकालूंगा, तो ए से सी तक की बीम को पूरा एक साथ ही कंसिडर कर लूंगा। ये हो गया आपका 300 mm। तो यहां YA विल बी इक्वल टू हाउ मच? WL³/3EI, है ना? EI न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया है, तो फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट कर लो और इसको mm में कन्वर्ट कर लो।
या फिर इसको न्यूटन mm स्क्वायर में कन्वर्ट, न्यूटन mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। चलो इसको न्यूटन mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो W इंटू एल क्यूब बाई 3EI, तो ये हो जाएगा 1200 न्यूटन मीटर स्क्वायर ना। 1 मीटर होता है 10⁻³ mm और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6 mm स्क्वायर। ठीक है, यहां कन्वर्ट कैसे किया हमने, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको एक YA की वैल्यू मिल जाएगी। तो W L क्यूब बाय 3EI ये आ रहा है करीब 15 mm। चलिए, इसके बाद सेकंड केस में आपको दूसरे लोड की वजह से डिफ्लेक्शन निकाल लेना है। तो सेकेंड केस में 4 किलो न्यूटन लग रहा है यहां पे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ये है 100 mm और ये है 200 mm। तो यहां हम फॉर्मूला लगा देंगे YA इक्वल टू YB प्लस थीटा बी इंटू AB। तो YA विल बी इक्वल टू हाउ मच, YB कितना हो जाएगा, W L क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI प्लस थीटा बी यानी कि W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इंटू AB यानी कि 100 mm। तो यहां से एक दूसरा YA निकल गया। ये आ गया 15.55 mm। तो अब टोटल YA कितना हो जाएगा, टोटल YA विल बी इक्वल टू YA ड्यू टू 2 किलो न्यूटन प्लस YA ड्यू टू 4 किलो न्यूटन। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 15.55। तो टोटल आ गया है भैया 30.55। तो आंसर हो गया है भैया कौन सा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। है ना, क्या हो गया इसको, अच्छा तो बहुत कम लोगों ने डी आंसर किया है भाई। क्या हो गया 30.5। बहुत कम लोगों ने आंसर किया। बन गया सबसे, आगे बढ़े। चलिए, तो आगे चलते हैं अगले सवाल में। और अगला सवाल है, अगला एक और स्पेशल केस है। ठीक है, अब ये स्पेशल केस क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इस बार आपको फ्री एंड पे ही लोड दिया है, इस बार लोड फ्री एंड पे ही दिया है, लेकिन आपको स्लोप या डिफ्लेक्शन जो है
वो ए का नहीं निकालना है, इस बार आपको स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालना है बी का। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल ए, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल बी। तो इस बार आपको क्या करना है भैया, फाइंड थीटा बी एंड वाई बी। तो आपको लोड फ्री पॉइंट का ही दिया हुआ, फ्री एंड का ही दिया है, लेकिन डिफ्लेक्शन और स्लोप फ्री एंड का नहीं निकालना, बी पॉइंट का निकालना है। तो इस सवाल में क्या करेंगे, यह सवाल सॉल्व करना बड़ा आसान है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप इस फोर्स को यहां से उठा के यहां ट्रांसफर कर दीजिए। आप फोर्स को यहां से उठा के यहां ट्रांसफर कर दीजिए, ए बी की बीम को भूल जाइए। अब आप बोलोगे कि सर पिछली बार तो नहीं कर पा रहे थे, इस बार कैसे कर पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, आपको अगर बी का स्लोप या डिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको सिर्फ बी से सी तक की बीम से मतलब है, ए बी में क्या हो रहा है उससे अपने को कुछ नहीं करना है। तो हम यहां ए से बी तक की बीम को भूल जाएंगे और लोड को उठा के बी पॉइंट पे ट्रांसफर कर देंगे कछु इस प्रकार से। तो जब हम फोर्स को ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा एक फोर्स W और एक मोमेंट W इंटू ए, है ना। तो ये हमने फोर्स को ट्रांसफर कर दिया ए से उठा के बी पे। अब भैया हम बी पॉइंट का स्लोप और डिफ्लेक्शन डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। बी पॉइंट का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहां बी पॉइंट का स्लोप निकालूं तो कितना आएगा बेटा, फोर्स की वजह से हो जाएगा डब्ल्यू बी स्क्वायर बाई 2EI, है ना, यस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। और कपल की वजह से ml बाई EI, m हो गया WA, l हो गया B डिवाइडेड बाई EI। सिमिलरली YB विल बी इक्वल टू WB क्यूब बाय 3EI प्लस M विच इज WA इंटू L स्क्वायर बाय 2EI। बस हो गया। तो यहां कोई टेंशन की बात नहीं है, यहां आपको सिर्फ फोर्स को ट्रांसफर करना है, तो आपको एक कपल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दीजिए। तो इसके ऊपर सवाल कर लें। और मैं आपको बता दूं दोस्त, 2019 की बात है, 2019 शायद 2019 या 2016-17 ऐसी, मतलब किसी एक साल की बात है। दो सेट में, एक सेट में है ना पिछले वाले केस के ऊपर क्वेश्चन आया था और एक सेट में इस केस के ऊपर क्वेश्चन आया था, मतलब इन दोनों सेट केसेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। जब बी पर फोर्स दिया है और ए का डिफ्लेक्शन पूछा है, और जब ए पे फोर्स दिया है और बी का डिफ्लेक्शन पूछा है, इन दोनों केसेस के ऊपर एग्जाम में, गेट में, मैकेनिकल में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए तो इस केस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बता दीजिए दोस्त, फटाफट से ये वाला सवाल सॉल्व कर लो।
आपको सेंटर का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है ना, तो लोड को बस सेंटर पे ट्रांसफर कर देना है ना। तो जब हम लोड को सेंटर पे ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्त, हमें मिल जाएगा 10 किलो न्यूटन, ये 1 मीटर है। हमें मिल जाएगा 10 किलो न्यूटन का फोर्स, और साथ में 10 इंटू 1 यानी कि 10 किलो न्यूटन मीटर का कपल। तो हमने फोर्स को सेंटर पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए, यहां सेंटर पे बी है, तो हमने फोर्स को बी पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब बस यहां वाई भी आपको कैलकुलेट कर लेना है 10 किलो न्यूटन से और 10 किलो न्यूटन मीटर से। 8.33 mm आ रहा होगा आंसर, है ना। अच्छा, पोल स्टार्ट ही नहीं हुआ क्या? सॉरी यार, मैंने पोल स्टार्ट ही नहीं किया, पोल स्टार्ट ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं। एट पॉइंट थ्री थ्री एम एम आ रहा है क्या? तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो ये आपको EI जो है मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना। तो इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 W इंटू L³ बाय 3 EI। 1 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 1 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब 1 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन कपल की वजह से ml/2 EI, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 EI। तो ये आ रहा है 8.33 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी 8.33 mm। कितना आ रहा है सबका? 8.33 mm। यस, A इज द करेक्ट आंसर, 8.33 mm। यस, चलिए आगे बढ़े, एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल करें। चलिए ये वाला सवाल कीजिए, ये वाला इंटरेस्टिंग है।
क्या आ रहा है दोस्तों? अब देखिए यहां पे ना आपको इस यूडीएल को बी पॉइंट पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो जब आप यूडीएल को बी पॉइंट पे ट्रांसफर करेंगे ना, तो आपको एक पॉइंट फोर्स मिलेगा। मैं करके पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं आपको, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। तो अभी ये ए से लेके बी तक लग रहा है। अब हमें इस पूरे लोड को उठा के सी पे ट्रांसफर करना है, सॉरी बी पे ट्रांसफर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इस यूडीएल को एक पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट कर लो। तो जब मैं इसको एक पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो पॉइंट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? WL/2। ये यूडीएल टोटल कितना आ रहा है? WL/2। और वो पॉइंट फोर्स में अज्यूम कर सकता हूं कि सेंटर पे लग रहा है, वो पॉइंट फोर्स में अज्यूम कर सकता हूं कि सेंटर पे लग रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/4 हो जाएगा क्या? यस। अब आप इसको ट्रांसफर कर दो, अब आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा ना। मैंने इसको यूडीएल से एक पॉइंट फोर्स बना दिया WL/2, जो कि कहां लग रहा है? ए से बी के सेंटर पे लग रहा है। अब इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं। तो अब जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा एक पॉइंट फोर्स, कितना? WL/2, और एक कपल कितना? WL/2 इंटू L/4, यानी WL²/8। ठीक है, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? नाउ यू हैव टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो आपको पॉइंट लोड मिला हुआ है, आपको कपल मिला हुआ है, निकाल लो। मेरे ख्याल से शायद डी आंसर आ रहा होगा। क्या बात है, किसी ने भी नहीं बनाया है? ये क्या बात हुई? किसी से भी नहीं बना क्या? बनाया ना। ये मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा हो जाता है यार, लीडर बोर्ड सही से काम नहीं करता। चलो, तो YB विल बी इक्वल टू हाउ मच? पॉइंट लोड की वजह से कितना हो जाएगा? WL/2 इंटू L/2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI, और कपल की वजह से ML² बाय 2EI। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2⁻³ इंटू 3 प्लस 1/8 इंटू 4 इंटू 2, 7 WL⁴ बाय 192 EI। 7 WL⁴ बाय 192 EI। डी आ रहा है ना? 7 WL⁴ बाय 192 EI। डी इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है डी? यस, क्लियर है। तो अगर आपको यूडीएल दिया है या यूवीएल दिया है और उसको आपको ट्रांसफर करना है, तो कैसे करना है ये चीज क्लियर है? आप पहले उसको एक पॉइंट फोर्स बना दीजिए।
उसके बाद उसको ट्रांसफर कर लीजिए। अगर यहां यूवीएल दिया होता तो भी बन जाता ना। चलिए, अब ये जो अगला सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर अलग अलग एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस सवाल को पढ़िए और इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ध्यान से सवाल को पढ़िए और सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। सवाल में क्या बोल रहा है? कंसिडर द बीम ए बी शोन इन फिगर बिलो। पार्ट AC of the beam is rigid while CB has flexural rigidity EI. Maximum deflection of the beam is। क्या बोल रहा है? ध्यान से समझो। एक बीम है जिसमें A से C तक का जो पार्ट है ना ये रिजिड है और C से B तक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है। अब आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू कहां मिलेगी? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहां मिलेगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहां मिलेगा? वेयर विल यू गेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा ए पॉइंट पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सी पॉइंट पे नहीं मिलेगा मेरे भाई सुदीप्त, ए पॉइंट पे मिलेगा। बट यहां हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए से सी तक जो बीम है, ए से सी तक जो बीम है वो रिजिड है। ए से सी तक की जो बीम है वो रिजिड है और सी से बी तक की जो बीम है वो बेंड होगी। यस। तो जब मैं इसका इलास्टिक कर्व बनाऊंगा ना, तो इलास्टिक कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्त। ध्यान से देखिएगा। When I will draw the elastic curve will look like this। यहां से यहां तक तो ये पैराबोलिक बनेगा, लेकिन इसके बाद इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हाँ कि ना? हाँ कि ना? आपको ए से लेके सी तक जो इलास्टिक कर्व मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन रहेगा? क्योंकि ए से सी तक बीम कैसी है? ए से सी तक की बीम रिजिड है और अगर आप रिजिड बीम के ऊपर फोर्स लगाओगे वो नीचे तो जाएगा लेकिन वो बेंड नहीं हो सकता क्योंकि वो रिजिड है ना। So this is going to be straight line as AC is rigid, so it does not bend, है ना। ए से सी तक जब भाई बीम रिजिड है तो वो बेंड कैसे होगी? वो तो नीचे जाएगी, सीधे सीधे नीचे जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए से सी तक क्या हो रहा है उससे मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इस लोड को ए पे न रख के सी पे भी ट्रांसफर कर दूं तब भी मेरे को सेम यही चीज मिलेगी क्या? अगर मैं इस लोड को ए पे न लगाऊं और सी पे ट्रांसफर कर दूं तब भी मेरे को सेम यही चीज मिलेगी क्या? सेम यही चीज मिलेगी क्या? है कि नहीं? क्योंकि भैया ए से सी तक की बीम तो रिजिड है, तो आप उस बीम के ऊपर लोड लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं लोड को ए से उठा के सी पे ट्रांसफर कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा W और ये हो जाएगा W इंटू L। ये डिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं, दिस इज L, दिस इज L।
तो इस केस में अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सेम इलास्टिक कर्व, यू आर गोइंग टू गेट द सेम इलास्टिक कर्व, यही इलास्टिक कर्व मिलेगा क्या? दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं? अब मेरे भाई इस सवाल को तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं ना, अब इस सवाल को तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं ना। आपको करना क्या है, आप पहले सी पॉइंट का स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लो, उसके बाद आप YA कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ऐसे सवाल तो हम लोग कर चुके हैं ना यार, ऐसे सवाल तो हम लोग कर चुके हैं। तो सी पॉइंट का स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल लेता हूं और फिर मैं YA निकाल लूंगा। तो फटाफट से सी पॉइंट का स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल के बता दो यार। सी पॉइंट का स्लोप और डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट कर लो, फिर YA निकाल लेना। सी पॉइंट का स्लोप डिफ्लेक्शन तो आप सुपरपोजिशन से निकाल ही लोगे। दिस इज W, दिस इज WL, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज L, ठीक है। तो थीटा C विल बी इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 2EI प्लस ML बाय EI, यानी WL इंटू L बाय EI। तो थीटा सी कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, 3/2 हो जाएगा, 3WL स्क्वायर बाय 2EI, एंड YC विल बी इक्वल टू WL क्यूब बाय 3EI प्लस ML स्क्वायर बाय 2EI, यानी WL इंटू L स्क्वायर बाय 2EI। तो ये हो गया 5WL क्यूब बाय 6EI, 1/3 प्लस 1/2 5/6 होता है। तो हमने क्या किया, देखो ये क्यों करना पड़ रहा है ना, क्योंकि यहां से यहां तक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कांस्टेंट नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने लोड को पहले ए से लेके सी तक ट्रांसफर कर दिया, अब मैं सी का स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल चुका हूं, अब मैं ए का स्लोप डिफ्लेक्शन कैसे निकालूंगा भैया? ए का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है ना, YA विल बी इक्वल टू YC प्लस थीटा सी इंटू AC, है ना? ऐसा सवाल तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो मैंने इस सवाल को इस सवाल में कन्वर्ट कर दिया, है ना? तो YA विल बी इक्वल टू YC प्लस थीटा सी इंटू AC। तो YC कितना है दोस्त, 5WL क्यूब बाय 6EI, थीटा सी कितना है 3WL स्क्वायर बाय 2EI इंटू L, 5/6 प्लस 3/2, 5/6 प्लस 9/6, 14/6, यानी कि 7/3। तो ये हो जाएगा 7WL क्यूब बाय 3EI, है ना? 7WL क्यूब बाय 3EI आ रहा है। करेक्ट आंसर इज A, 7WL क्यूब बाय 3EI। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इस सवाल को बनाने का कोई और मेथड है क्या आपके पास? इस सवाल को बनाने का कोई और मेथड है क्या? है कि नहीं? बिल्कुल है ना भैया। इस सवाल को बनाने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। कौन सा मेथड है? याद करो, हम लोग ऐसा सवाल किस मेथड से बनाते हैं जहां EI कांस्टेंट नहीं हो। ऐसा सवाल मैंने एक मेथड से बनाना आपको बताया है जहां EI जो है वो कांस्टेंट ना हो। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। किस मेथड से? यस, मोमेंट एरिया मेथड से। अब मोमेंट एरिया मेथड में क्या होता है बताओ?
अगर EI डिफरेंट रहता है तो हम एरिया को उसी EI से डिवाइड कर देते हैं। जो एरिया कंसिडर करेंगे उसके EI से उसको डिवाइड कर देंगे। अब मुझे ये बताओ कि इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी है? ए से सी तक की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी है? ए से सी तक की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी है? ए से सी तक की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी है बेटा? अगर ये रिजिड है तो इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर ये रिजिड है तो इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इनफाइनाइट है। ये तुम लोग बड़ा अजीब बात बोल रहे हो भाई। रिजिडिटी जीरो होने का मतलब है कि बिल्कुल रिजिड ही नहीं है। अरे भाई अगर ये रिजिड है तो ये रिजिडिटी इनफाइनाइट है। समझ में आई बात? चलो अब यहां ध्यान देना। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा कुछ इस प्रकार का। इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया WL, ये हो गया आपका 2WL, ठीक है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ जाएगा। ओके, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ जाएगा क्योंकि आपको इस ट्रेपेजॉइड का सेंट्रॉइड नहीं पता है ना कहां पर होगा। तो अब मैं YA कैसे निकालूंगा? YA विल बी इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बिटवीन A एंड B डिवाइडेड बाय EI। लेकिन आप यहां A से B तक के पूरे एरिया को एक साथ नहीं कंसीडर करोगे। तो यहां आप A से C तक का जब एरिया लोगे तो ऐसा होगा डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, और जब आप B से C तक का एरिया लोगे तब उसको आप EI से डिवाइड करोगे, है कि नहीं? अब यहां आप जब इसको इंफिनिटी से डिवाइड कर रहे हो देन दिस विल बिकम 0, है कि नहीं? एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, राइट? एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो आपको यहां फर्स्ट वाला टर्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो आपको बस B से C तक का एरिया कंसिडर करना है, और इस एरिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। इसका सेंट्रॉइड कहां रहेगा बेटा? इसका सेंट्रॉइड कहां रहेगा? इसका सेंट्रॉइड जो है वो यहां से L/2 पे रहेगा, और इसका सेंट्रॉइड जो है वो यहां से 2L/3 पे रहेगा। लेकिन आपको A से निकालना है, ठीक है ना? आपको A से निकालना है। आपको फर्स्ट मोमेंट कहां लेना है? A पे लेना है, ठीक है ना? तो एरिया बिटवीन B एंड C ये कितना हो जाएगा दोस्त? दिस इज L इंटू WL इंटू L प्लस L/2 प्लस, अरे यार ये हो जाएगा L इंटू WL इंटू L प्लस L/2 3L/2 प्लस हाफ इंटू WL इंटू L L प्लस 2L/3 5L/3 होल डिवाइडेड बाय EI। तो ये इतना ही आ जाएगा 7WL³ बाय 192 EI। करके देख लो आप। है 7/3, सॉरी 192 तो पिछले सवाल में आया था ना। 7WL³ बाय 3 EI।
देखो ये L प्लस एल बाई टू 3L/2 हो गया, और ये L प्लस 2L/3 5L/3 हो गया। ओके, चलो, तो ये सेम सवाल आप मोमेंट एरिया मेथड से भी कर सकते हो। वहां आपको ए से सी तक का जो एरिया है वो लेना ही नहीं है, क्योंकि उस एरिया को अगर मैं इनफाइनाइट से डिवाइड करूंगा तो मुझे जीरो ही मिल जाना है, तो ये कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, दिस विल बिकम जीरो। बस इसका मोमेंट ले लेना, बी से सी तक के एरिया का फर्स्ट मोमेंट ले लेना है, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए, तो ये था सुपरपोजिशन मेथड। हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल कैसे बनाना है ये समझ लिया है, लेकिन अभी एक टॉपिक बचा है, और वो एक टॉपिक कौन सा है? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स। मैंने आपको बोला था स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स को सॉल्व करने के लिए हमें डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा, तभी तो हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना पाएंगे ना। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना के फिर हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो लेक्चर है वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स के ऊपर है, और मैं आपको बता दूं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, गेट में, मैकेनिकल में बहुत बार स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं एंड 9:30 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।